ये एक किसान है जो कैलिफोर्निया में बादाम की खेती करता है। उसे ये खेत अपने पिता से विरासत में मिला था और उसके पिता को अपने दादा से। उसने अच्छे और बुरे साल दोनों देखे थे, पर अब जो हुआ वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पिछले 6 सालों से सूखा पड़ा हुआ है। उसे अपनी फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं मिल रहा है। उसने अपने पेड़ों को एक एक करके मरते हुए देखा। उसने अपनी रोजी रोटी, अपना घर और अपनी उम्मीद सब खो दी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय धूल और कर्ज के। नमस्कार मित्रों, ये कोई एक किसान की कहानी नहीं है। इसके जैसे करोड़ों किसान पूरे विश्व में बदलते क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग से पीड़ित हैं। नासा के अनुसार जुलाई 2023 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। ये डाटा 1880 से लेकर 2023 तक के एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को एनालिसिस करके निकाला गया है। इसमें ब्लू बार्स हैं वो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को शो करते हैं और रेड बार्स ज़्यादा टेम्परेचर को। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 1980 से लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 2020 का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1.02 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था 1951 से लेकर 1980 के एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर से। और इतना तापमान बहुत काफ़ी है वाइल्ड फायर, सूखा, तूफान और बाढ़ की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग अब कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, ये असली में पृथ्वी पर अपना असर दिखा रहा है, बहुत बुरा असर। Canada is experiencing some unprecedented wildfires this season, and this has left the scientists baffled. About 200 wildfires are currently burning across the country, and more than half are out of control as we speak. The air is unbreathable, the heat is unbearable, climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लंबे समय से बढ़ना, और ये टेम्परेचर के बढ़ने का मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरेटेड गैसेज। ये ग्रीन हाउस गैसेज पृथ्वी को गर्म करती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैसेज इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे पैदा करती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स समझना होगा। घबराइए मत, मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। सूरज से जो किरणें आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होती है। इसमें विजिबल लाइट और यूवी रेडिएशन शामिल है। ये किरणें स्पेशली यूवी रेज आउटर एटमॉस्फेयर जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं उसमें ओजोन लेयर से टकराकर वापस स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। बाकी किरणें जो ओजोन लेयर से गुजर पाती है वो लोअर एटमॉस्फेयर से होकर पृथ्वी पर पहुंचती है, और ये किरणें पृथ्वी की सरफेस के द्वारा हीट के रूप में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। थोड़े समय के बाद पृथ्वी की सरफेस इसे वापस रिमिट कर देती है, लेकिन जब ये किरणें वापस ऊपर की तरफ जा रही होती है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है जिसे इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन लोअर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और फिर से पृथ्वी की सरफेस की तरफ वापस रिमिट कर दी जाती है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेज है वो एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है और हीट इस एरिया में ट्रैप होकर रह जाती है। इस वजह से पृथ्वी की सरफेस बार बार गर्म होती रहती है। ये प्रोसेस नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस का बैलेंस बना रहता है और पृथ्वी को हैबिटेबल टेम्परेचर मिलता रहता है। साइंटिस्ट के अनुसार अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बंद हो जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और इतने कम टेम्परेचर में पृथ्वी पर ज्यादातर जीवन का सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आर्टिफिशियल तरीके जैसे कि फॉसिल फ्यूल के जलाने से एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस हम एटमॉस्फेयर में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से इन गैसेस का बैलेंस बिगड़ जाता है और पृथ्वी नेचुरल से ज्यादा गर्म हो जाती है। आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेकर आज तक बहुत सारे फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, व्हीकल्स और मशीन्स बनाए हैं जो फॉसिल फ्यूल को धड़ल्ले से बिना किसी रोक टोक के यूज कर रहे हैं। इससे हमने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 ppm से 415 ppm तक बढ़ा दिया है। ये लेवल पिछले 8 लाख सालों में कभी इतना नहीं बढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी हमने दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ाया है, जैसे कि मीथेन जो एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक से रिलीज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलीज होता है, और फ्लोरिनेटेड गैसेज जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग से रिलीज होती है। ये सभी गैसेज मिलकर पृथ्वी को लिमिट से ज्यादा गर्म कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग अब कोई नंबर्स का खेल नहीं रह गया है। इसके बहुत सारे सीरियस इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी पर। इसको इस सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि अर्थ का इकोसिस्टम एक नेटवर्क की तरह है। इसमें हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्टेड है, और अगर इसके एक पॉइंट को हम डिस्टर्ब करेंगे तो इसका रिपल इफेक्ट दूसरे पॉइंट्स पर भी होगा, जिससे कि ये पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं तो इसके रिपल इफेक्ट की वजह से आसपास के एरिया में सर्कुलर वेव जनरेट होती है। इस केस में चेंजिंग एलिमेंट ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से क्लाइमेट, वाटर साइकिल, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ रहे हैं। इससे इकोलॉजिकल लेवल पर बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे कि सी लेवल का राइज होना। जब पृथ्वी गर्म होती है तो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल राइज होता है। इससे तटीय इलाकों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। सी लेवल के राइज होने से बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स और कोस्टल सिटीज डूब सकते हैं, जैसे कि मालदीव्स, वेनिस और मुंबई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोस्टल एरियाज में एवरेज के मुकाबले तेजी से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। इसकी वजह से कोस्टल कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो सकता है।
नासा के अनुसार 20वीं सदी में 15 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज हुआ था और इसके 21वीं सदी में 65 सेंटीमीटर तक बढ़ने के चांसेस है। इसको इस सिंपल से विजुअल से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम सी लेवल राइज करते हैं बहुत सारे कोस्टल सिटीज डूब जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और हिमालय की आइस बहुत तेजी से पिघल रही है। इससे भारत में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, स्पेशली उन लोगों को जो हिमालय के ग्लेशियर से आने वाले पानी पर निर्भर करते हैं। IIT इंदौर की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के कराकोरम रिवर का पानी ग्लेशियर्स और बर्फ के पिघलने से आता है और आगे इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2050 तक हिमालय का सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा, जिससे ये नदी पूरी तरह से सूख जाएगी। इससे कई बिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित होंगे। जैसे कि शुरुआत में ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से निचले इलाकों में बाढ़ आना आम बात हो जाएगा और जब ये नदी धीरे धीरे सूखने लगेगी तो इस पर लगे हाइड्रो पावर प्लांट्स की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और इरिगेशन के लिए पानी भी नहीं बचेगा। ठीक वैसी सिचुएशन हो जाएगी जैसे मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। एक्सट्रीम वेदर, जब पृथ्वी गर्म होती है तो वेदर पैटर्न्स भी चेंज होते हैं। IPCC के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लू की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ेगी और सूखा और बाढ़ भी ज्यादा कॉमन हो जाएगी। इससे बहुत सारे लोग और एनिमल्स मर सकते हैं और क्रॉप और प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। US में अकेले 2020 में 22 वेदर डिजास्टर आए थे। इनमें से हर एक डिजास्टर ने लगभग $1 बिलियन की प्रॉपर्टी का नुकसान किया था। आपने उन रेफ्यूजीज के बारे में तो बहुत सुना होगा जिन्हें अपना घर हिंसा और वॉर टेररिज्म की वजह से छोड़ना पड़ता है, पर क्या आपने क्लाइमेट रेफ्यूजी के बारे में सुना है? क्लाइमेट रेफ्यूजी वो लोग होते हैं जिन्हें अपना घर क्लाइमेट चेंज से होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ना पड़ता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार पूरे विश्व में पानी की कमी होना एक मेन प्रॉब्लम है इंसानों की माइग्रेशन की। वाटर रेफ्यूजी का एक एग्जांपल हमें केन्या के तुर्काना खानाबदोश प्रजाति से मिलता है। ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से पानी पर निर्भर हैं। 2011 में यहाँ पर सूखा पड़ा जिसकी वजह से इन इलाकों में भयंकर अकाल आया और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। एक महिला जिसका नाम अकाई नेलियो और इसके कबीले को अपने मवेशियों की चारे और पानी की तलाश में अपने घर से 240 किलोमीटर दूर जाकर रहना पड़ा। अकाई नेलियो ने कहा कि उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर न तो चारा था न पानी था। सूखा पड़ने से क्या होता है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती है, जैसे कि पानी की कमी की वजह से फसल बर्बाद होती है, भूख और प्यास से मवेशी मारे जाते हैं। इससे इनकम सोर्सेज में भी कमी आती है, फूड इनसिक्योरिटीज बढ़ती है और रिसोर्सेज को पाने के लिए आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ता है और इन सब का अंत हिंसा पर जाकर रुकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर उन स्पीसीज पे होता है जो स्पेसिफिक टेम्परेचर और हैबिटेट में अडेप्ट हो चुके हैं। अगर पृथ्वी इसी तरह गर्म होती रही तो ये स्पीसीज जल्दी से इस नए टेम्परेचर में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे और इसकी वजह से इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो में चेंजेस आएंगे और फाइनली इसका असर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। इससे बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं जैसे पोलर बियर्स, पेंगुइन्स और कोरल रीफ्स। पोलर बियर्स पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर होगा क्योंकि ये सील्स की हंटिंग, रेस्टिंग और मेटिंग के लिए आर्कटिक सी आइस का यूज करते हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे की स्टडी के अनुसार पोलर बियर्स जो साउथवार्ड ब्यूफोर्ड सी रीजन में रहते थे वे 250 किलोमीटर साउथवार्ड की तरफ मूव कर गए हैं फूड और दूसरे रिसोर्सेज की तलाश में। इसकी वजह से पोलर बियर्स की बॉडी मास में 10% की कमी आई है और इसके साथ ही उनका सर्वाइवल रेट भी कम हुआ है। IUCN ने पोलर बियर्स को वल्नरेबल स्पीसीज घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर समय रहते परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट्स नहीं किया गया तो ये स्पीसीज पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। WW के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से 2030 तक 25% से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, जब पृथ्वी गर्म होती है तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं जैसे कि हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शियस डिजीजेज और एलर्जीज। साइंटिस्ट के द्वारा 2003 में शिंगाई प्लेट के बर्फ में बॉटम तक ड्रिल करके एक बैक्टीरिया के सैंपल को लिया गया। इस बैक्टीरिया को जब लैब में नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सपोज कराया गया तो ये वापस से रिवाइव यानी कि जिंदा हो गया। इसमें शॉकिंग बात यह है कि ये 7.5 लाख साल पुरानी आइस थी। इसका मतलब है कि 7.5 लाख साल से जो बैक्टीरिया बर्फ में जमा पड़ा था उसे जैसे ही बर्फ के पिघलने से नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा वो वापस से जिंदा हो जाएगा और ये आगे जाके बीमारी भी फैला सकता है। ऐसा ही 2014 में साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से एक वायरस को रिवाइव किया गया जो 30,000 साल पुरानी बर्फ में जमा पड़ा था। इसको पिथोरा वायरस साइबेरिकस नाम दिया गया जिसे शॉर्ट में ज़ॉम्बी वायरस कहते हैं। घबराइए मत, ये कोई फिल्मों वाला वायरस नहीं है, पर अगर साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट की सारी बर्फ पिघल गई तो ये वायरस भी हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। 2016 में वेस्टर्न साइबेरिया में एंथ्रेक्स की वजह से हजारों हिरण मारे गए और कई लोग इन्फेक्ट हुए। बाद में जांच करने पर पता चला कि इस बीमारी का मेन कारण बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स जो परमाफ्रॉस्ट में कई सालों से जमे पड़े थे उस बर्फ के पिघलने से वाटर कॉन्टामिनेट हुआ और बीमारी फैली। हाल ही में साइंटिस्ट ने यह बताया कि वो वायरस जो आर्कटिक रीजन से आइसोलेट किया गया था उसमें और लिविंग होस्ट में जेनेटिक कंपेटिबिलिटी पाई गई है। इसको कोरोना वायरस का एग्जांपल लेके सिंपल तरीके से समझते हैं। कोरोना वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है क्योंकि उसे डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए वो हमारे बॉडी में अवेलेबल है। वो इसी का यूज करके अपना नंबर्स बढ़ाता है और बीमारी फैलाता है। तो इस तरीके से कोरोना वायरस और हमारे बीच में जेनेटिक कंपेटिबिलिटी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वायरस आर्कटिक रीजन में है वो बर्फ के पिघलने से हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं।
साइंटिस्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल बर्फ के पिघलने से लगभग 6 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म समुद्र में रिलीज हो रहे हैं। जीरो गिनने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर 0.01% माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे लिए डेंजरस साबित हुए तो ये बहुत बड़ी महामारी का रूप ले सकते हैं। WHO के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2030 तक हर साल 2.5 लाख लोग मर सकते हैं। यहाँ तक तो हम ये समझ चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, पर सवाल ये आता है कि इसे रोके कैसे। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना होगा और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना। हमें फॉसिल फ्यूल की जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना चाहिए, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी। ये एनर्जी क्लीन भी होती है और ग्रीन भी। इससे हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, हमें अपने घर और ऑफिस में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज यूज करने चाहिए, जैसे कि LED बल्ब, स्मार्ट थर्मोस्टेट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में कम ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होगी और साथ ही इससे एनर्जी और पैसे भी सेव होते हैं। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पेड़ लगाने चाहिए और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इससे एटमॉस्फेयर क्लीन होगा और बायोडाइवर्सिटी भी सेव होगी। रिसाइकलिंग और रीयूजिंग, हमें अपने डेली के वेस्ट मटेरियल जैसे कि पेपर, प्लास्टिक और मेटल को समय समय पर रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए। इससे लैंड फिलिंग्स कम होगी और नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव होगी। और इसके साथ साथ हम अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट को करके सॉइल पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। भारत ने भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन गोल को 2030 तक 35% से बढ़ाकर 45% तक कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो में हुआ था, वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बना के रहेंगे। 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। जब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल हुआ था, तब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी देशों ने एक साथ मिलकर मोरेटोरियम प्रोटोकॉल पर साइन किया था। ये प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया और 1989 में फोर्स में लाया गया। इसका मेन गोल था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जैसे कि हैलोजन्स और CFC के प्रोडक्शन और कंजप्शन को कम करना। इस प्रोटोकॉल में 197 कंट्रीज ने साइन किया था और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना, जिसमें इतने सारे देशों ने एक साथ मिलकर कॉमन गोल के लिए सहमति जताई थी। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मोरेटोरियम प्रोटोकॉल की वजह से साल 2100 तक यूनाइटेड स्टेट्स में 443 मिलियन स्किन कैंसर के केसेस को, 63 मिलियन कैटरेक्ट के केसेस को और कई मिलियन लोगों की यूवी रेज के एक्सपोजर से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। और ये भी देखा गया है कि ओजोन लेयर अब वापस से रिकवर होना शुरू हो गई है और ये माना जा रहा है कि 2040 तक ओजोन लेयर वैसी हो जाएगी जैसी 1980 में थी और 2066 तक ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो मोरेटोरियम प्रोटोकॉल एक सफल ट्रीटी रही। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी देशों को एक साथ आना होगा, ताकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा सके, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम हो सके। एक ऐसा ही स्टेप 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के रूप में लिया गया था, जिसे 2016 में फोर्स में लाया गया। इसका गोल था कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तक रोका जाए और बाद में इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सके। इस एग्रीमेंट में 197 कंट्रीज ने साइन किया था, जिसमें सभी कंट्रीज को अपने अपने लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करना था, पर सभी देशों की अपनी अपनी पॉलिसीज और प्रायोरिटीज के कारण इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अगर मोरेटोरियम प्रोटोकॉल की तरह सभी देश पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में एग्रेसिवली रुचि दिखाए तो इससे साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन में सपोर्ट मिलेगा, जिससे एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज खोजे जा सकेंगे, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम होगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग को फाइनली समय से पहले कंट्रोल कर सकेंगे। हमें अपने लेवल पर भी लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले परिणामों से अवेयर करना चाहिए और इसे आप भी कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करके। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूनेस्को ने यूनेस्को अर्थ नेटवर्क नाम से एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें वो उन प्लेसेस को सपोर्ट करते हैं जो नेचर के लिए स्पेशल हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और जियोपाथ। यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर किया जाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ें और अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें। इसके बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे चाइना AI का यूज भारत के अगेंस्ट कर सकता है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।